Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh and we are discussing Labor Law Part 2, which is provided in the syllabus of LLB Honors 6th semester. So we are discussing Unit 2. Unit 2 में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करना बाकी है। इस एक्ट में हम जो पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन डिस्कस किया है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि कंडीशंस क्या क्या हैं, ग्रेच्युटी टर्म कहाँ से आया, ठीक है, कैसे ग्रेच्युटी जो कि ग्रेटिट्यूस से आया है, जिसका मतलब गिफ्ट होता है, इसको एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बनाया गया। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है ये, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि 5 ईयर की जो एक कमिटी होती है कि 5 ईयर की 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, तभी ग्रेच्युटी बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या फिर कह सकते हैं कि आफ्टर द रिटायरमेंट इट कैन बी अवेल्ड। सिर्फ टर्मिनेशन ऑफ जॉब पर ही इसे अवेल किया जा सकता है। टर्मिनेशन ऑफ जॉब में क्या क्या इंक्लूड होता है हमने डिस्कस किया था कि इसमें सुपरएनुएशन होता है, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट होता है। डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 5 ईयर का मैंडेटरीनेस नहीं होता सर्विस का, टर्म ऑफ सर्विस का। ओके, तो ये सारा इसके ओरिजिन से लेकर इसका कंडीशंस तक। ग्रेच्युटी को हमने डिस्कस किया था कि ग्रेच्युटी क्या होता है, ग्रेच्युटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी डिस्कस किया गया था, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करी थी कि कैसे कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक, और किन किन जगहों पर एप्लीकेबल किया जाता है। इसमें पूरे जो तीनों प्रोविजंस हैं, सब क्लॉजेस हैं, वो डिस्कस किए गए थे। उसके अलावा इसके सैलिएंट फीचर्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने। सैलिएंट फीचर्स के अलावा हम इसमें एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी को डिस्कस कर चुके हैं, जो 5 ईयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 5 ईयर की रिक्वायरमेंट कब अप्लाई होगी, कब अप्लाई नहीं होगी, ये भी डिस्कस किया था हमने। उसके अलावा कॉन्टीन्यूस सर्विस, जैसे है ना, 5 ईयर की कॉन्टीन्यूस सर्विस होनी चाहिए ग्रेच्युटी को अवेल करने के लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो वो कॉन्टीन्यूस सर्विस का मीनिंग क्या है, उस कॉन्टीन्यूस सर्विस में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें जो मंथ का है वो 26 डेज रखते हैं, ठीक है। उसमें से लास्ट ड्रॉन सैलरी डिस्कस की गई थी, उसका फॉर्मूला डिस्कस किया गया था। यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन। ग्रेच्युटी इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। इस बेसिस पर आप ग्रेच्युटी निकाल सकते हैं। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। और ईयर्स ऑफ सर्विस को कैसे काउंट करेंगे, अगर मान लीजिए किसी की सर्विस 6 साल 3 महीने की है या 6 साल 9 महीने की है, तो उसके ईयर्स काउंट होंगे वो 7 साल नहीं होंगे बल्कि 6 साल ही काउंट होंगे। इसके अलावा पेमेंट इसका कैसे होगा, कंपलसरी इंश्योरेंस का एक प्रोविज़न ऐड किया गया था, दैट इज़ सेक्शन 4A पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। तो ये जो कंपलसरी पेमेंट का, ये जो कंपलसरी इंश्योरेंस का किया गया था डिस्कस, इसके पहले क्या था, कंपलसरी इंश्योरेंस के क्लॉज से पहले बेसिक क्या रूल था, या आप कह सकते हैं ग्रेच्युटी के लिए जो एक ग्रेच्युटी फंड इस्टेब्लिश किया जाता है, या फिर जो ग्रेच्युटी प्लान इंश्योरेंस कंपनी से या इंश्योरर से लेते हैं एक एम्प्लॉय के द्वारा। तो इस सब बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और नॉमिनेशन, ग्रेच्युटी में मान लीजिए कोई डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, तो ग्रेच्युटी किसको दी जाएगी, अगर नॉमिनी नहीं है, वहाँ पर नॉमिनेशन वाला पर्सन नहीं है जिसका नॉमिनेट किया गया है, तो ग्रेच्युटी उसके लीगल हेयर को मिलेगी। लीगल हेयर माइनर है तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर दी जाएगी, और वो उसको इन्वेस्ट करके जब जिसको नॉमिनेट किया गया है वो मेजर हो जाएगा तो उसको पूरा पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। 4 फीचर, कब ग्रेच्युटी फोरफीट की जा सकती है, उसके किस कंडक्ट, ऐसे वो कौन से कंडक्ट करता है जिससे वो ग्रेच्युटी फोरफीट हो जाती है, ठीक। टैक्स से एग्जम्पशन उसको कब मिल सकता है, 10 लाख का अमाउंट के बारे में हमने बात करी थी। नाउ वी कम टू द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट। यहाँ से डिस्कस करते हैं कि टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए ग्रेच्युटी अमाउंट को पे करने के लिए, ठीक है।
It says a person can himself or via his authorized person send an application टू द एम्प्लॉयर फॉर पेमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड ग्रेच्युटी। मतलब कि कोई एक पर्सन या तो खुद से जा सकता है या फिर किसी को वो ऑथराइज कर सकता है कि वो एम्प्लॉयर के पास जाकर या एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन दे सके अपनी ग्रेच्युटी के पेमेंट के लिए, जो भी उसकी ग्रेच्युटी हो रही है उसके पेमेंट के लिए एम्प्लॉय या तो खुद या फिर वो किसी पर्सन को जो अपने बिहाफ पे जिसे वो ऑथराइज़ करता है उसको उसके थ्रू एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि उसे ग्रेच्युटी पे की जाए। ठीक, सेकंड पॉइंट देखते हैं। एज सुन एज ग्रेच्युटी बिकम्स पेबल इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द एम्प्लॉयर फर्दर मोर। जैसे कि एप्लीकेशन दी, पेबल हुई ग्रेच्युटी, कब पेबल होगी इस बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रेच्युटी तब पेबल होती है जब टर्मिनेशन ऑफ जॉब हो जाता है। ठीक, वहाँ से ग्रेच्युटी पेबल हो जाती है और 1 महीने के अंदर ग्रेच्युटी देनी पड़ती है एम्प्लॉयर को। ठीक, अदरवाइज़ उसके बाद पर डे के हिसाब से एम्प्लॉयर पे उस अमाउंट का इंटरेस्ट लगने लगता है। तो खैर इस पे देखते हैं कि जैसे ही ग्रेच्युटी पेबल होती है, ये एम्प्लॉयर के जैसे जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन दी, वो पेबल हो गया, एम्प्लॉय जैसे ही उसका टर्मिनेशन ऑफ जॉब हुआ वो ग्रेच्युटी के लिए पेबल हो गया, उसने एप्लीकेशन दी। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर का क्या काम है, एम्प्लॉयर उसके अमाउंट को कैलकुलेट करता है जो फार्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक, तो एम्प्लॉयर अब वहाँ पर उसके बाद क्या करेगा, फर्दर मोर द एम्प्लॉयर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द एलिजिबल पर्सन। एक नोटिस देगा राइटिंग में उस एम्प्लॉय को जिसको ग्रेच्युटी देनी है। ठीक, एंड ऑल्सो टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइंग द अमाउंट डिटरमाइन। और जो उसने अमाउंट डिटरमाइन किया है उस अमाउंट के बारे में वो नोटिस देगा किसको, एम्प्लॉय को और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। तो दो लोगों को उस अमाउंट के बारे में बताएगा जो उसने ग्रेच्युटी के लिए अमाउंट उसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, एक होगा एम्प्लॉय और दूसरा होगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसके बाद द एम्प्लॉयर मस्ट पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन 30 डेज। जैसा कि बताया मैंने कि जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो 30 दिन के अंदर उसे पे करना होगा। ठीक, अब नाउ द क्वेश्चन इज, मान लीजिए वो उसे पे नहीं करता है तब क्या, फेल्यू टू पे ग्रेच्युटी अमाउंट। मान लीजिए उस ग्रेच्युटी अमाउंट को पे नहीं कर पाता है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक, ये तो हम देख ही रहे हैं। इन केस an employer fails to pay gratuity amount to an employee, he shall be liable for the punishment। अगर वो अब टाइम विद इन टाइम उसने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं पेमेंट की तो क्या होगा, वो पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। ठीक, वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ एनी ग्रेच्युटी पेबल टू द एम्प्लॉय ही शैल बी पनिश। अब इसकी पनिशमेंट क्या है ये देखते हैं। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। क्या है पनिशमेंट, 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए और 2 साल तक की हो सकती है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टाइम से ग्रेच्युटी नहीं पे करता है तो उसकी जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 वो 6 महीने से 2 साल के बीच की है। ठीक है, एनी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावीन्स और मेक्स डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग with any provision of the act or any rule or made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 10,000 rupees बट विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़ और विद बोथ। देखिए इसको समझते हैं सिंपल टर्म्स में। इसमें ये बात कही गई है कि मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है वो इसके अलावा, जो ये प्रोविज़न अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसके अलावा किसी और दूसरे प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन करता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के किसी और प्रोविज़न को। देखिए अगर ग्रेच्युटी अमाउंट को नहीं पे करता है तब तो क्लियर प्रोविज़न दिया हुआ है कि 6 महीने से 2 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर इस एक्ट के अंदर दिए हुए किसी और प्रोविज़न को इसके अलावा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावीन करता है तब क्या होगा, वो पनिशेबल होगा। कितने टर्म के लिए, 3 महीने से लेके 1 साल तक को के लिए उसे पनिशमेंट दी जा सकती है और उस पर फाइन लगाया जा सकता है जो कि 10,000 से लेकर 20,000 तक का होता है। ठीक है, तो ये किसी और प्रोविज़न के लिए है। ठीक, कि इसके ये जो फेल टू पे ग्रेच्युटी अमाउंट के अलावा अगर वो किसी और प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो if the employer makes any false statement or false representation in order to avoid any payment। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर मान लीजिए कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किस पर्पज़ से, इस पेमेंट को कम देने के लिए या पेमेंट से बचने के लिए, अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो फिर क्या होगा, या फिर और दूसरा पर्पस भी हो सकता है, और इनेबलिंग एनी पर्सन
एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच पेमेंट, मतलब कि किसी दूसरे पर्सन को इसी चीज़ से बचाने के लिए, पेमेंट देने से बचाने के लिए या पेमेंट को कम देने के लिए ऐसा कर रहा है, तब उसके लिए क्या पनिशमेंट है? शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और बोथ। मतलब कि ऐसे पर्सन की क्या पनिशमेंट है? उसको 6 महीने की सज़ा या फ़ाइन हो सकता है, और फाइन कितने तक का हो सकता है? 10,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये बेसिकली जो है फेल्योर टू पे ग्रेचुटी अमाउंट, अगर कोई ग्रेचुटी अमाउंट नहीं दे पा रहा है विद इन टाइम, या फिर इसके अलावा किस एक्ट के अंडर किसी और प्रोविज़न को वो वायलेट कर रहा है, तो उसके सेंस में क्या पनिशमेंट होगी, या फिर अगर वो किसी खुद को कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है खुद से, या किसी दूसरे से दिलवा रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, ताकि जो जो भी अमाउंट है ग्रेचुटी का उसको देने से बचा जा सके या उसको अवॉइड किया जा सके, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है ये यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी का क्या मतलब है? द ग्रेचुटी अमाउंट पेबल शैल नॉट बी ट्विस्टेड इन सर्पेंटाइन मैनर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ एनी सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोड। ठीक है, यहाँ पर बस ये बात कही गई है कि जो भी ग्रेचुटी अमाउंट है उसको सर्पेंटाइन मैनर में नहीं दिया जाना चाहिए। सर्पेंटाइन मैनर का क्या मतलब हुआ? सर्पेंटाइन मैनर का मतलब टुकड़ों में देना आप कह सकते हैं, ठीक है, या उसको कम कम करके देना, मतलब उसको एकदम इतना अमाउंट में देना कि एम्प्लॉय के लिए कोई सेंस ही ना बचे उस अमाउंट का, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है। तो किसी भी डिक्री या ऑर्डर के जो सिविल या रेवेन्यू क्रिमिनल कोड का है उसके अंडर पे उसको एग्जीक्यूट कराकर सर्पेंटाइन मैनर में अगर कोई दी जा रही है ग्रेचुटी अमाउंट, तो वो नहीं किया जाएगा। ये बात कही, उसको ग्रेचुटी अमाउंट पूरा मिलना चाहिए एक साथ। इसके बाद देखें, इट सेज रेमेडी इन केस द एम्प्लॉयर डज नॉट पे ग्रेचुटी। क्या रेमेडी है अगर ग्रेचुटी नहीं करता? तो इफ़ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज़ नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी ग्रेचुटी का अमाउंट है, इफ़ इट इज़ नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर इसको एम्प्लॉयर पे नहीं करता है विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर, टू द सेड पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉय को, यानी कि ही शी हैज़ द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट। ही शी का मतलब क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉय के पास राइट है कंप्लेंट फाइल करने का टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। देखिए यहाँ पर एक बात को समझते हैं, हमने दो बातें की गई थी यहाँ पर, कि यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ मशीनरी है। पहली मशीनरी कौन सी है? एम्प्लॉयर, जिसे एग्जीक्यूटिव मशीनरी कहा जाता है। दूसरी मशीनरी कौन सी है? क्वाज़ी जुडिशियल मशीनरी। क्वाज़ी जुडिशियल मशीनरी में कौन आता है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रीज़न क्या है उसका? देखिए, जो भी मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है वो ग्रेचुटी अमाउंट पे नहीं कर रहा है, प्रेस्क्राइब टाइम क्या है? प्रेस्क्राइब टाइम 30 डेज़, ठीक है। तो उन 30 दिनों के अंदर जब से एम्प्लॉय इंटाइटल्ड हो रहा है, यानी कि उसकी टर्मिनेशन ऑफ जॉब। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले ये कि टर्मिनेशन ऑफ जॉब हुआ, टर्मिनेशन ऑफ जॉब पर एक कंडीशन है, क्या? कि उसका वो जो टर्मिनेशन ऑफ जॉब है उसमें ऐसा कोई भी कंडक्ट नहीं होना चाहिए जिससे उसकी ग्रेचुटी फोरफीट हो जाए। ठीक है, अगर उसने ऐसा कोई कंडक्ट नहीं किया है और जॉब उसकी टर्मिनेट हुई है, या रिटायर हुआ है, सुपर एनुएशन हुआ है उसका, या कोई भी डिसेबलमेंट हुई है या डेथ हुई है, ऐसे केस में उसका टर्मिनेशन ऑफ जॉब माना जाएगा, जिसके लिए वो इंटाइटल्ड होगा ग्रेचुटी के लिए। ठीक, उसके बाद वो एम्प्लॉयर के पास एप्लीकेशन देगा, खुद के बिहाफ पर, खुद से देगा या किसी और से ऑथराइज्ड पर्सन के बिहाफ पर दिलवाएगा। ठीक है, अब टर्मिनेशन ऑफ जॉब हुई तो कितने दिनों के अंदर वो इंटाइटल्ड हो जाएगा? 30 डेज़ के अंदर उसको ग्रेचुटी मिल जानी चाहिए। उस पर्पज़ से वो एप्लीकेशन देगा। जब वो एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन देगा तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? ग्रेचुटी अमाउंट को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वो उस अमाउंट को सबसे पहले कैलकुलेट करेगा कि इसका ग्रेचुटी अमाउंट कितना हो रहा है। उस ग्रेचुटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद वो क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा एम्प्लॉय को जिसको ग्रेचुटी देनी है। उसके बाद वो एक नोटिस भेजेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, ठीक है, और उस ग्रेचुटी अमाउंट के बारे में बताएगा कि इतना अमाउंट इनका बन रहा है, इतनी ग्रेचुटी इनको देनी है, और मैं 3 के अंदर इनको इतनी ये ग्रेचुटी अमाउंट दूंगा। ठीक, अब बात आती है कि मान लीजिए ग्रेचुटी अमाउंट कम लगता है, तो वो क्या करेगा? पहले तो एम्प्लॉयर से शिकायत करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए इसको वो ग्रेचुटी अमाउंट नहीं दिया जाता है, तो उसके पास क्या राइट है? एम्प्लॉय के पास
एम्प्लॉय के पास यहाँ पर ये राइट है कि वो एक कंप्लेंट फाइल करेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। ठीक, अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ किस तरह फंक्शन कर रही है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पर एज अ क्वाज़ाई जुडिशियल इंस्टीट्यूट की तरह फंक्शन कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने दो मशीनरी की बात करी थी ना, एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो कि एम्प्लॉयर काम करता है और क्वाज़ाई जुडिशियल मशीनरी। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कंप्लेंट की वो पूरा केस देखेगी। ठीक है, तो वो क्वाज़ाई जुडिशियल मशीनरी की तरह काम कर रही है। उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए? कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट विद इन द एरिया वेयर द एम्प्लॉयर्स इस्टेब्लिशमेंट इज सिचुएटेड। अब कहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है, लेकिन वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहाँ पर होनी चाहिए, मतलब किस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास आप केस फाइल करेंगे? वो कंट्रोलिंग वहाँ पर आप जाएंगे कि अपनी कंप्लेंट लेकर, जहाँ पर वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हो, या तो जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा था, ठीक है, क्योंकि अब तो उसकी जॉब का टर्मिनेशन हो चुका है, जॉब उसकी टर्मिनेट हो गई है, तो जहाँ पर वो काम कर रहा था, ठीक है, उसके अलावा एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, उसके अलावा या फिर जहाँ पर एम्प्लॉय का जहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स का इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि देखिए दो दो यहाँ पर हैं। एक तो जहाँ पर एम्प्लॉयर का इस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड है, यानी कि वर्क ऑफ प्लेस, ठीक है, यहाँ पर यह बात की जा रही है। एक है दूसरा क्या, वेयर द एम्प्लॉय वॉज वर्किंग एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, या फिर वहाँ पर जहाँ पर टाइम ऑफ टर्मिनेशन के टाइम पे जॉब की एम्प्लॉय काम कर रहा था। एक जो इस्टेब्लिशमेंट प्लेस है, दूसरा जहाँ पर लास्ट टाइम पे टर्मिनेशन के टाइम पर एम्प्लॉय काम कर रहा था। ये दो जगहें हैं जहाँ पर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, अगर वहाँ पर इस्टेब्लिश है तो वहीं जाकर वो इन दोनों में से किसी एक जगह पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। Moreover, the aggrieved person can also approach the labor court to get relief and justice. इसके अलावा क्या है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो देखिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है ही, इसके अलावा जो एग्रीव्ड पर्सन है वो लेबर कोर्ट्स भी जा सकता है और रिलीफ और जस्टिस मिल सकता है। यानी कि वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अलावा वो लेबर कोर्ट भी जाने का राइट है उसके पास, और वहाँ से भी वो रेमेडी ले सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक और छोटी सी कन्फ्यूज़न होता है कि सेवरेंस और ग्रेचुटी में डिस्टिंग्विशमेंट में दिक्कत आती है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो सेवरेंस पे किया जाता है वो तब पे किया जाता है जब एम्प्लॉय को रिड्यूंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी उसकी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है। ठीक है, ग्रेचुटी क्या है? एम्प्लॉयर को एक अमाउंट पे किया जाता है उसकी सर्विस के लिए, उसके रिटायर और रेजिग्नेशन के टाइम पर। ठीक, एक बात बहुत ही क्लियर डिफरेंस है कि जो ग्रेचुटी का पेमेंट होता है उसमें एम्प्लॉई जो भी ग्रेचुटी फंड होता है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर, चाहे तो ना करे, मतलब ग्रेचुटी फंड में एम्प्लॉई नहीं करता कोई भी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रेचुटी जो पे की जाती है वो एम्प्लॉयर पे करता है। ठीक है, और जो सेवरेंस है वो एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है जब उसे कंपनी से ले ऑफ किया जाता है, तब सेवरेंस दिया जाता है। ठीक, और देखिए दो डिफरेंस है, यहाँ पर ले ऑफ की बात है और टर्मिनेशन ऑफ जॉब है। ले ऑफ में जॉब नहीं जाती एक एम्प्लॉय की, ठीक है, उसे सिर्फ एज लाइक सस्पेंशन टाइप का होता है वो। ठीक है, तो वो ले ऑफ किया जाता है, उसकी जॉब टर्मिनेट नहीं होती, तब सेवरेंस दिया जाता है। और ग्रेचुटी कब दी जाती है? जब किसी की जॉब का टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, ग्रेचुटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता ग्रेचुटी फंड के लिए एम्प्लॉय, जबकि सेवरेंस में उसे कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो अब इसमें ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं ग्रेचुटी और सेवरेंस के। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली ये आपका पूरा एक्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये पूरे जो एक्ट का कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है वो पूरा हम ख़त्म कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, हर साल लगभग एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता ही आता है ग्रेचुटी से रिलेटेड, हर एक पेपर में आपको मिल जाएगा वो। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन अगर 3 आए हैं, 2 आए हैं, तो एक क्वेश्चन ग्रेचुटी से रिलेटेड यूनिट 2 में आपको जरूर मिलेगा। अगर मान लीजिए 4 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो 2 क्वेश्चन आपको ग्रेचुटी में मिल जाएंगे। आई मीन कि एक शॉर्ट क्वेश्चन या 2 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ग्रेचुटी से बनता ही बनता है। ठीक है, इसलिए इस पूरे जो भी पूरा मैंने पढ़ाया आपको या डिस्कस किया आपके साथ, इसको पूरा अच्छे से प्लीज़ रिवाइज़ करिएगा
पूरा अच्छे से पढ़िएगा। इसमें 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, ठीक है। 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फेल्योर टू पे ग्रेच्युटी अमाउंट, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टिन्यूस सर्विस का कॉन्सेप्ट जरूर रीड कर लीजिएगा। प्लस इसमें जो सारे फीचर्स हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के, उनको एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से रिलेटेड, वो उसमें आपको सैलिएंट फीचर्स लिखना होगा, ठीक है। प्लस इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्रोडक्टरी पोर्शन में जो कंडीशंस दी हुई हैं, 5 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनको रीड आउट बहुत अच्छे से एक बार करिएगा, ओके। तो आज आपका ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।